थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सारी दवाइयां इंसुलिन छोड़ दी इसलिए वो ठीक हो गए। अदर वे राउंड। इस बात को थोड़ा समझना है। आपने ये जरूर सुना होगा, एक बार दवा शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर लाइफ लॉन्ग दवा चलेगी तो तब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक होने का रास्ता दवा बंद करने के बाद से ही शुरू होता है, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। कई बार लोग बोलते हैं कि कैसे दवा छोड़ दें, तो कैसे दवा छोड़ दें वही कॉन्फिडेंस आज मैं आपको टेक्निकली इस ट्रेनिंग में देने वाला हूं। तो इसको शुरू करते हैं हम ट्रेनिंग को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं डायबिटीज से शुरू कर रहा हूं। डायबिटीज की जितनी सारी मेन दवाइयां आई थी वो आई थी 1960 से पहले, बिफोर 1960। ये वो दौर था जब दवाइयां मार्केट में लाने के लिए कोई ट्रायल की आवश्यकता नहीं होती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि ये दवाई कोई किसी ने खाई, ब्लड शुगर कम हो गया। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। देयर वाज नो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बिफोर 1960, राइट। सो ये दवाइयां दोनों के दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वाले दवाइयां जो सबसे पहले पेशेंट को दिया जाता है। 1962 में पहली बार एफडीए का मतलब भारत का एफडीए नहीं, यूएस का एफडीए। भारत का एफडीए तो यूएस को फॉलो करता है ना। तो ने पहली बार ये घोषित किया कि अगर कोई भी दवा मार्केट में आएगी वो तभी आएगी जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। उससे पहले ये था कि कोई भी डॉक्टर लिख के दे दे, साइन करके दे दे, मैंने ये दवा दी और पेशेंट को अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, दैट वाज एनफ। सो ये जो दवाइयां हैं, मेजर दवाइयां डायबिटीज की, वो तब से आ रही हैं जब कोई रूल्स नहीं होते थे। एक ही रूल था कि ब्लड शुगर कम होना चाहिए चाहे इंसान मर जाए, राइट। दैट वाज द ओनली रूल। अब जब एफडीए ने बोला कि अब से हम वही दवा लेंगे जो ट्रायल में सक्सेसफुल होगा, ट्रायल में देखा जाएगा कि ब्लड शुगर कम करने के साथ साथ वो इंसान को ठीक भी कर रहा है, एटलीस्ट मार नहीं रहा है, तो फिर ट्रायल होना शुरू हो गया। और ट्रायल का नतीजा 1975 में आया। यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम ने ट्रायल शुरू किया 1962 के बाद, और 1972 में उसने नतीजा दिया कि ये जो जितनी सारी डायबिटीज की दवाइयां अभी मार्केट में हैं, इसको खाने से, इसको देने से मोर्टलिटी यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। दिस मीन्स वो ब्लड शुगर घटाती है एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक एंड एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग यू। सो तब एफडीए ने डिसाइड किया 1975 में कि भाई अब ये दवाइयां या तो मार्केट से हटा लो, या दवाइयों के ऊपर वार्निंग लिख देंगे, जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये दवाइयों से आपकी मौत हो सकती है। उसके बाद भी कोई खाना चाहता है तो वो खाए। लेकिन जब ये एफडीए का फैसला हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए इसको, तब करीब 40 डायबिटोलॉजिस्ट ने यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, अभी क्योंकि वहीं से जो आता है एग्जैक्टली आंख बंद करके यहाँ पे फॉलो करते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ का अपना कोई नियम नहीं है। तो ने एक लॉयर हायर किया और लॉयर को एफडीए के पीछे लगा दिया। मतलब एफडीए को मजबूर कर दिया कि भाई आप ये वार्निंग लिख नहीं सकते हैं, जैसे सिगरेट पे वार्निंग है, ये वार्निंग लिख नहीं सकते हैं। सो आप अगर सोचते हैं कि दवाइयां इतनी नुकसानदेह है फिर भी अभी क्यों मार्केट में है एफडीए के होते हुए भी, वो इसलिए है बिकॉज एक लॉबी है। और मैं आपको बता दूं, मेडिकल लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन कंपैरिजन टू एनी अदर लॉबी। और ये तो 1975 की बात कर रहा हूं, बाहर की, यूएस की। और अगर हम रिसेंट बात करें पिछले साल की, पिछले साल भी ट्रायल होते रहते हैं हर थोड़े थोड़े समय बाद, और ट्रायल के नतीजे आते रहते हैं और गाइडलाइन बनती रहती है। आप में से डायबिटीज एजुकेटर कितने हैं? काफी सारे हैं। तो आपको पता है लास्ट ईयर का एसीपी गाइडलाइन तो पता ही सबको। लास्ट ईयर का ट्रायल के नतीजे के बेसिस पे एसीपी गाइडलाइन रिलीज हुआ, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, और सारे नतीजे फिर वही निकले कि डायबिटीज की कोई भी दवा लेंगे तो मृत्यु दर उससे बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, वो ब्लड शुगर घटाता है बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। यानी कि दो पेशेंट हैं, दोनों के ब्लड शुगर बढ़े हुए हैं, एक दवा ले रहा है तो घट जाएगा ब्लड शुगर, बट इसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द वन जिसने दवा नहीं लिया, बढ़ा ही रहने दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये दोबारा से आया 2018 में, तो भारत में भी वही हुआ। भारत के डॉक्टर अब सीख चुके थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका प्रोटेस्ट किया। पिछले साल की बात है, मार्च के महीने की 2018। और याद कीजिए तब अखबार में आया, काफी सारे अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान और टॉप न्यूज पेपर में आया कि भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिसाइड किया ये जो नया गाइडलाइन है हम फॉलो नहीं करेंगे, पेशेंट को फॉलो नहीं करने देंगे, हम उनको बताएंगे नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने मुझे दवा लिख के दी है तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपको मारना चाहता है, नो।
but they are all guided by, controlled by a higher body, that is Indian Medical Association, right? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो डिसीजन है वो यही डिसीजन था कि जो नया गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन को हम नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि वो गाइडलाइन को लागू होने का मतलब ये है कि आपको एज ए डॉक्टर ये बताना है कि ये दवाइयां आज से बंद कर दीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू किल यू। ये ऑलरेडी आपको बीमार कर रहा है और ये आपके मरने के तारीख को जल्दी जल्दी करीब ला रहा है। सो इसको देखिए कि जो आपको पता है कि डायबिटीज होता है तो किडनी फेलियर होगा और किडनी फेलियर होगा तो डेथ होगा, लेकिन ये सच नहीं है। डायबिटीज से किडनी फेलियर एंड देन डेथ लुक्स टू बी सिंपल। ट्रुथ इज डायबिटीज होगा तो दवा लेंगे आप, इंसुलिन लेंगे, दिस कॉजेस किडनी फेलियर। अगर इंसान जिंदा है तो दवाई की वजह से जिंदा है, अगर मर गया तो बीमारी से मर गया। ये एक नॉर्मल कोरिलेशन है, कोई ये नहीं बोलेगा दवाई के इफेक्ट से मर गया, बट द ट्रुथ इज कि भाई दिस इज इन बिटवीन। अगर ये आएगा किडनी फेल होगा, राइट। अब कोई अगर थोड़ा पैसे वाला है, अमीर है, जिसकी पहुंच हर जगह है, तो वो क्या करेगा, किडनी फेलियर होने के बाद क्या करेगा, ट्रांसप्लांट करेगा। अब देखिए किडनी ट्रांसप्लांट किया लेकिन डेथ का टाइम चेंज नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोलॉन्ग योर लाइफ, राइट। अभी बड़ा दुख होता है जब अखबार में पढ़ते हैं, आपने तो देखा ही पिछले 1 साल में, कि किसी की पहुंच ज्यादा है तो उनको किडनी मिल गया, हॉस्पिटल मिल गया, लेकिन द थिंग डू नॉट वर्क द वे। यही लोग आज जिंदा हो सकते थे अगर करेक्ट चीज उनको पता होता तो। उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन एटलीस्ट अब हमें पता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और आपकी, कि ये चीज लोगों तक पहुंचाए, है ना। तो करेक्टली कैसे पहुंचाएं, क्या करें। तो यहां पे पहला कंक्लूजन ये है कि दवा हमने इसलिए छोड़ दी क्योंकि हम ठीक हो गए। अभी 100 यूनिट किनका ठीक हुआ था, के गर्ग जयपुर से अभी भी जस्ट बात हो रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि आपने दवा छोड़ दिया ना तो बॉडी ने स्टार्ट कर लिया, राइट, काम करना। दवा छोड़ दिया, ऊपर से आपने ये डाइट शुरू कर दिया। DIP डाइट एवरीबॉडी नोज और नॉट, राइट, ओके। DIP डाइट की बात नहीं करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे, बिकॉज वो डाइट तो आपने पता ही है। जिनको नहीं पता वो अपने आस पड़ोस वालों से बाद में पूछेंगे, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट बात कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज मोर डेथ देन हाइपरग्लाइसीमिया। याद रखिए, हाई ब्लड शुगर उतने ज्यादा डेंजरस नहीं जितना लो ब्लड शुगर डेंजरस है। ज्यादा मौतें शुगर के बढ़ने से नहीं होती हैं, ज्यादा मौतें इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ऑर्गन डैमेजेस शुगर के घटने से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान ने हमारे बॉडी को, इवन डायबिटीज पेशेंट की बॉडी को कुछ इस तरह बनाया है, आप 10 दिन तक भी नहीं खाएंगे तब भी लो ब्लड शुगर जा ही नहीं सकता। 1 महीना भी खाना नहीं खाएंगे तब भी लो ब्लड शुगर जा ही नहीं सकता। लो ब्लड शुगर सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, एंड दैट इज जब आप मेडिसिन लेते हैं। दैट इज द ओनली वे। अगर आपको नेचुरली ब्लड शुगर लो करना है, वो हो नहीं सकता। एक थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे जाएगा नहीं, राइट। बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग फैट, बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग प्रोटीन, बॉडी कुछ ना कुछ और करेगी, लेकिन आपके ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर रखेगी ही रखेगी। लेकिन अगर आप इंसुलिन पे हैं, अगर आप डायबिटीज के हाई डोज मेडिसिन पे हैं, तो ही हाइपोग्लाइसीमिया मतलब वेरी लो ब्लड शुगर तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस से फॉर लास्ट 10 years आई हैव बीन सीइंग मोर देन 20,000 पेशेंट्स। और मेरे ज्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं, जो एक दवाई खा के जिंदगी जी रहा है, वो मेरे पास नहीं आएगा, सोच रहा सब कुछ तो ठीक ही है। तो इफ द पर्सन इज ऑन इंसुलिन, दिन में कई बार उसको हाइपोग्लाइसीमिया आता है, उसे पता भी नहीं चलता कितनी बार आता है। लेकिन हम ज्यादातर पेशेंट को स्कैनर लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे आधी रात को कब कितनी बार लो ब्लड शुगर आया था वो डेटा मेरे पास आ जाता है। तो अगर आप दवाइयां ले रहे हैं और सोच रहे हैं सब कुछ ठीक ही है, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, राइट। सो चाहे हम ब्लड शुगर की बात करें या हम ब्लड प्रेशर की बात करें, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों साथ साथ ही हैं, भाई बहन, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर। आप 73% पेशेंट ऐसे होंगे जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों लेंगे, इवेंचुअली दोनों। स्टार्ट किससे किया वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों के दोनों आपस में आ ही जाएंगे। आप डॉक्टर के पास कुछ दिन जाएंगे तो बोलेंगे यार शुगर तो चली रहा है, ये भी चला दो ना, प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात है कि जिस तरह से मैंने हाइपोग्लाइसीमिया बताया, दैट कॉजेज मोर डेथ, सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा लो ब्लड प्रेशर कॉजेज मोर हार्ट अटैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लो ब्लड प्रेशर causes more mortality and more cardiac event and more
हार्ट अटैक देन हाई ब्लड प्रेशर, राइट। ऐसा देखा गया कि जिन जिनका ब्लड प्रेशर 120/70 से नीचे रहता है उनमें हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द वन जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लो ब्लड शुगर इज नॉट नॉर्मल, वो तभी हो सकता है जब ड्रग इंड्यूस्ड हो। सिमिलरली लो ब्लड प्रेशर भी तभी हो सकता है जब ड्रग इंड्यूस्ड हो। अच्छा, किसी का ब्लड प्रेशर इतना लो कैसे हो सकता है कि उससे डेथ हो, वो कनेक्शन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा है जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो अगले 5 मिनट में मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है, राइट। इसके लिए मैंने कुछ तैयारी भी की है। अब देखिए, इसी को रहने दो, स्क्रीन ही रहने दो, मैं इंडिकेट कर दूंगा तब। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो ज्यादातर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जो पहली दवाई मिलती है लिसिनोप्रिल फॉर एग्जांपल, राइट, पहली बार जब कोई पेशेंट बनता है तो उसको ये गोली दी कि ये खा लो, ये रही गोली, राइट, इसको खाना है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये मुंह से पेट में गया लेकिन पेट से ब्लड में जाएगा ना, तो ब्लड में कितना गया, अगर ये पूरा दवाई है ये मुंह से पेट में गया तो ब्लड में जो जाएगा दैट इज दिस वन, पूरा नहीं जाएगा, राइट। इतना मुंह से पेट में गया और इतना पेट से ब्लड में गया। तो अगर डॉक्टर चाहता है कि इतना आपके ब्लड में चला जाए तभी ब्लड प्रेशर घटेगा, तो इसको इंटू 4 इंटू 5 करके जितना बन जाएगा इतनी दवाई उसको देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं फर्स्ट पास, राइट। तो ये कैलकुलेशन है। अगर ब्लड प्रेशर की दवाई इंजेक्शन से देना है तो कितना देना है, दायां या बायां, फिर तो पेट से नहीं जा रहा ना, तब तो जितना चाहिए उतना ही देना है, राइट। तो जितना दवाई खा रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में, हर मेडिसिन का अलग अलग है, इस वाले एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में तो उतना एक्चुअली आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो पेट है वो काफी सारी दवाई रोक देने वाला है। तो जो बचा खुचा है जो नहीं रोक सकता, तो दैट इज द वन जो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा एंड दैट इज द वन दैट विल वर्क। ये एक फर्स्ट पास, ये मेडिसिन का एक प्रिंसिपल है, दैट इज वन थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पेट रोकता क्यों है इतनी सारी दवाइयां, 1/4 ही क्यों जाने देता है, बाकी रोक क्यों देता है? वो जो रोकता है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, वॉट यू आर ईटिंग। आप डायबिटीज एजुकेटर को तो ये पता ही है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक डैम फॉर्म भरवाते हैं, पूरा लाइफस्टाइल लिखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं वो लिखिए सुबह से लेकर रात तक। मेरे पास सारे डैम फॉर्म पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी फिजिकली भी पड़े हैं। कोई भी रैंडम इंडियन का डैम फॉर्म निकालिए, आंख बंद करके बिना पढ़े मैं बोल सकता हूं सुबह क्या खाते हैं, चाय बिस्किट, ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी, लंच रोटी सब्जी या दाल चावल, डिनर भी रोटी सब्जी दाल चावल, तो बीच में एक बार और चाय दोपहर को, रात को सोने से पहले ज्यादा एक गिलास दूध। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं कंसिस्टेंटली वही खाते हैं, वेराइटी नहीं करते, एंटायरली आज को अलग खा लिया, ऐसा नहीं होता। एक ही चीज खाते हैं, एक ही चीज खाते हैं। साउथ के लोग हैं तो इडली डोसा इडली डोसा इडली डोसा, या इस तरह से मैंने देखा कि जो आप खाते हैं वही आप खाते हैं। तो ये जो इतनी दवाई दूंगा तो इतना ही ब्लड में जाएगा, ये डिपेंड करता है इस सोच पे कि आप सुबह उठ के चाय पियेंगे, फिर एक ब्रेड खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खा लेंगे या पराठा खा लेंगे या पूरियां खा लेंगे, फिर दोपहर होगा तो लंच में फिर रोटी सब्जी या दाल चावल में से कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद रात को भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर तो ऐसा कुछ करेंगे जो मैंने अभी बताया तो इतना अगर आपने खाया तो इतना ब्लड में जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी करते हैं, जैसे किसी एक दिन अगर आपने फास्टिंग रख दिया, फास्टिंग कि आपने कुछ भी नहीं खाया, तो जब इतना दवाई पेट में जाएगी तो उसमें से आधा दवाई ब्लड में जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो कितना मेडिसिन विल गो टू द ब्लड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर इन योर स्टमक, आपके पेट में क्या रखा हुआ उस पर निर्भर करता है, राइट। तो आज वाले दिन, फास्टिंग वाले दिन आपका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? और कम हो जाएगा ना, दवाई सेम ही खा रहे हैं आप, बट द ब्लड प्रेशर इज लेसर देन व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। किसी दिन अगर आपका मन किया और आपने सोचा चलो आज मैं 2-3 ग्लास मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस पी लूं, तो उस दिन सिट्रस फ्रूट जूस अगर आपने 3-4 ग्लास पी लिया, उस दिन आपने खाया इतनी सारी दवाई और पेट में भी इतना ही गया,
यानी कि जितनी दवाई से आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होता है उसका कितना गुना, 4 से 5 गुना ज्यादा. इट विल कॉज व्हाट, लो ब्लड प्रेशर, राइट. मतलब आपके डोज से 5 टाइम्स ज्यादा चला गया, एंड दैट इज कॉजिंग लो ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज कॉजिंग. अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, डेथ आ गया, तो बोलेंगे ये डेथ हार्ट अटैक से हुआ है, डेथ ब्रेन स्ट्रोक से हुआ है, दवाई से नहीं बोलेगा कोई, राइट. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इट इज हाईली साइंटिफिक, हाईली अनसाइंटिफिक टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग. दवाई को जीवन भर लेना बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक बात है, बिकॉज कितना दवाई मुंह से पेट में जा रहा है ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन कितना दवाई पेट से ब्लड में जा रहा है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, नॉट एट ऑल, राइट. तो अगर आप सोचते हैं कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, असलियत यह है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं. इट्स अमेजिंग कि इतना सारा दवा इतने साल से खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा पता नहीं कितना डोज कब जा रहा है, राइट. फिर भी हम जिंदा हैं, तालियां बजा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी आंखें भी काम कर रही हैं. भगवान ने क्या मिरेकल बॉडी दिया है, इजंट इट. बट ये कितनी डरावनी बात है कि दवाई रोज के रोज खाए जा रहे हैं. और देखिए, जब हमारा कोई त्योहार होता है, मलेशिया में जब मैं करता हूं तो वहां पे रमजान का मौसम था, अभी पिछले महीने जब गया था, तो तब उनको सुबह नहीं खाते थे, वो रात को खाते थे. लेकिन वो जो दवाइयां हैं वो अपनी जगह पे चल रही हैं. तो एंड दैट इज टू डेंजरस, इट इज टू डेंजरस. तो मैं तो हैरान होता हूं यार, इसके बाद भी वो जिंदा है और अगली दवाई खाने के लिए भी जिंदा है. तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप सोचते हो कि दवाई की वजह से आप जिंदा है, तो दवाई का जो प्रिंसिपल है, जो काम करने का, वो तो यही है. अब मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए मेरे पास ये 2 ग्लास है, चिंगारी है मेरे पास एक, चिंगारी इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, राइट. चिंगारी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या होगा, राइट. इसमें पानी है, इसमें मान लो केरोसिन है, पेट्रोल है. So the same thing, but outcome can be totally 2 different outcome, right? So this is your stomach, and when you take medicine, that is like chingari, right? चिंगारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पार्क. गुड. सो वो जो स्पार्क आपका कैसे आउटकम क्या देगा, वो कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, वी कॉल इट सडन डेथ सिंड्रोम. सडन डेथ सिंड्रोम, अचानक एकदम से डेथ हो गया. तो लगता है कल तक तो ठीक ही थे, सब कुछ ठीक चल रहा था. तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये जो डेथ हुआ उसका कारण क्या है. एकदम से अगर एक एक्सेस अमाउंट ऑफ, हाईली एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर की दवा चली जाएगी, ब्लड शुगर की दवा चली जाएगी, दैट विल लीड टू द ब्रेकडाउन. एक तो पहले से ही उसका ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन के लिए एक हिट की जरूरत थी और वो लग गया. तो यहां पे अगर हम सवाल ये पूछे तो करना क्या है, ठीक है. तो पहली बात तो ये कि दवा तो कैसे काम करते हैं मैंने बता दिया, लेकिन करना क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन. आज के बाद अपने लिए क्या करें, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करें जिनको हम प्यार करते हैं. उसके लिए आपको अपना नजरिया, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. हेल्थ केयर को एज ए होल समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर एज ए होल. पूरी तरह समझेंगे तो फिर जाके आपको समझ आएगा. क्योंकि जब आप ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा ही दिखता है. अभी हमारे बीच प्रकाश जारवाल जी यहाँ बैठे हैं सर. हाँ, आपके ही इज एन एमएलए फ्रॉम दिल्ली. और सर अब मैं बता दूं आपके साथ साथ आपके पार्टी राइट कि कम से कम 15 एमएलए हैं जो कि इसी डाइट पे हैं. सोमनाथ जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं. एक बार मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला मैं इंसुलिन ले रहा हूँ और खुश हूँ. सुषमा स्वराज जी भी इंसुलिन ले रही है. उन्होंने मुझे बोला इंसुलिन ले जाओ, जिए जाओ. लेकिन जब उनको ट्रांसप्लांट हुआ तब उनका फोन आया. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इतना सा देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक ही है. दायरा थोड़ा इतना ऐसे देखेंगे तो एक्चुअली दिखेगा. आपने बचपन में वो कहानी सुनी है, एक हाथी और 7 अंधों की कहानी सुनी है ना. तो वही है कि अंधे हाथी का एक पार्ट देख रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि ये तो भाई तना है, कोई बोल रहा है ये वॉल है, कोई बोल रहा है ये सांप है. तो असली चीज पता करने के लिए दूर से जब एज ए होल देखेंगे देन यू विल नो कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ, राइट. तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग असली पूरा एज ए होल ना देख के वी जस्ट सी अ पार्ट ऑफ इट, और एज ए पार्ट हम देखेंगे तो पजल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो अब हम यही करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी द थिंग एज ए होल.
हमारे पूरे लाइफ स्पैन का जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको सामने रखेंगे तो चीज़ें उतनी क्लियर दिखेंगी जैसे ये हाथी क्लियर दिख रहा है क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं। अगर आप बिल्कुल पास होते तो शायद आप भी बोलते कि ये तो सांप टाइप दिख रहा है या ये तो लकड़ी का कोई तना दिख रहा है। सो नाउ इसके लिए हम चलते हैं टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडीज केमिस्ट्री वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में दो तरह की, हिस्ट्री को मैं दो पार्ट में बांटा है, 1990 के बाद टिल 2019। 1990 के बाद जो ज्यादा कंसर्न था या है, डायबिटीज पे फोकस है, हार्ट डिजीज की फोकस है, कैंसर की बात करते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं। अब याद कीजिए 1990 से पहले जो हम बात करते थे तो वो अलग तरह की बातें करते थे। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, हम चिकन पॉक्स की बात करते थे, स्मॉल पॉक्स की बात करते थे, डिप्थेरिया की बात करते थे, पोलियो से डरते थे, इजंट इट? तब की जो बीमारियां हैं, तब के हमारे प्रेफरेंसेस एंड दैट वर डिफरेंट देन अब की। वो चेचक, लेकिन अब सालों हो गए चेचक वर्ड सुने। छोटी माता का विच वन? स्मॉल पॉक्स, राइट? तो ये सारे नाम बहुत फेमिलियर थे उस वक्त। लेकिन अगर हम सोचें डायबिटीज टाइप 1, बचपन में याद कीजिए, हमारे पूरे क्लास में, पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में एक भी नहीं थी। आप देखेंगे वो इतने ज्यादा हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि डायबिटीज टाइप 1 में एक चीज और है कि उनके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं डिस्क्लोज करते कि हमारा बच्चा डायबिटीज टाइप 1 है। दैट इज लाइक ए टैबू इवन नाउ, आज के दिन भी टैबू है, राइट? इसीलिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, नॉर्मली आप बता देते हैं। छोटा बच्चा अगर होगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बताएंगे, राइट? तो दैट इज हाउ, इस तरह से है। इसीलिए हमें लगता है सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हो सकता है आपका पड़ोस का जो बच्चा है वो डायबिटीज टाइप 1 बच्चा, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इतनी तादाद में ये बढ़ता जा रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि आज आपको जब मैं सारा कुछ बताऊंगा तो फोकस थोड़ा सा डायबिटीज टाइप 1 पर रखूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी पड़ी है और हम कुछ कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें, मान लो पोलियो की से बात शुरू करते हैं। पोलियो की बात करते ही हमें याद आता है ब्रेसेस, राइट? शू ब्रेसेस जो बहुत कॉमन हुआ करता था, लेकिन आजकल ये शू ब्रेसेस नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि भारत में पोलियो वैनिश हो चुका है? पहली चीज। दूसरा, पोलियो वैक्सीन की वजह से वैनिश हो गया, दूसरी बात। एंड तीसरा, क्या पोलियो ठीक हो सकता है? सो ये तीन बातें हैं, ये सारी बातें, ये इसमें फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। पहले तो पोलियो वैनिश हो चुका है पूरे भारत से। WHO का रिपोर्ट 2014 का, और 2014 से लेकर आज तक का रिपोर्ट आप देखेंगे तो इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए पोलियो फ्री कंट्री, कि पिछले 5 सालों में पूरे देश में एक भी पोलियो का केस नहीं है। दैट इज व्हाट ये वाला क्राइटेरिया इंडिया पे, भारत पे 1990 में, 1980 में प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर WHO का, कि आप इंडिया को पोलियो फ्री करो, नहीं तो आपको पेन में डाल देंगे। पेन मतलब PAIN, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया, N नाइजीरिया। तो यही 4 देश हैं जिनमें पोलियो है। तो डू यू रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ द पेन? PAIN। तो भारत की सरकार ने, भाई जो करना है बताओ, जितने पैसे चाहिए बताओ, बट वी रियली वांट टू बी आउट ऑफ दिस पेन। क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल स्टेटस था वो ये था कि ये पिछड़ा हुआ कंट्री है जहां पे पोलियो आज भी है। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि किसी भी देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो तब शुरू हुआ पोलियो वैक्सीन का जो ड्राइव है। और उसके बाद आज का दिन जब आप और हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें अगर याद करना हो कि आखिरी बार छोटे बच्चे को ब्रेसेस में कब देखा था, तो हमारी जो मेमोरीज हैं वो स्कूल टाइम में ही जाती हैं, उससे पहले की जाती हैं, रिसेंट टाइम की नहीं जाती है। तो हमारे लिए आसान है क्विकली एसोसिएट करना कि वैक्सीन आया, पोलियो चला गया, राइट? अच्छा, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है, तभी हमें सोल्यूशन समझ आएगा, इसलिए बता रहा हूँ ये। अब पोलियो को अगर वैनिश करना है तो मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है जिससे मैं 1 मिनट में पोलियो वैनिश कर सकता हूं। देखेंगे? लो, आई हैव ए मैजिक ट्रिक एंड थ्रू दैट मैजिक ट्रिक आई कैन वैनिश लिटरली पोलियो इन 1 मिनट। अच्छा, मैजिक का एक उसूल होता है, वो दोबारा नहीं दिखाया जाता, राइट? क्योंकि दोबारा दिखा देंगे तो पोल खुल जाएगी। इसलिए आज भी मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा। फिर आप बोलेंगे कि यार मैं ढंग से नहीं दिखा, एक बार फिर दिखाओ, तो मैं नहीं मानने वाला बात, राइट? सो यू हैव ओनली 1 चांस टू सी, राइट? फिर चाहे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करें या आप अपनी आंखों को खोल के देखें, लेकिन देखने को एक ही बार मिलने वाला है, राइट? गुड।
अब देखिए स्विच करो, उसमें स्विच करो, लैपटॉप में स्विच करो। अब देखिए 1955, यहां जो है ना 1955 है, इसके अराउंड पोलियो आया था, पोलियो वैक्सीन आया था, सॉरी, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1955 में हुआ था। और उसके बाद जैसे जैसे वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता गया वैसे वैसे पोलियो का जो ग्राफ है वो एकदम चला गया और फिर धीरे धीरे वो जीरो हो गया, यानी कि दुनिया में अब पोलियो ना के बराबर है, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये है बिफोर वैक्सीनेशन टाइम एंड ये है आफ्टर वैक्सीनेशन टाइम। ये है वैक्सीन के इन्वेंशन से पहले, ये है वैक्सीन के इन्वेंशन के बाद। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जैसे पोलियो वैक्सीन आया वैसे वैसे दुनिया से पोलियो गायब हो गया, दिख रहा है ना, राइट। लेकिन ये दिख रहा है ये जो टाइम है यहां पीक पे जब पोलियो था तो कितना था, हर 1 लाख लोगों में हर साल 20 नए पोलियो पेशेंट का जुड़ना, हर 1 लाख में 20 नए, ठीक है ना। इस बार 1 लाख में 20 नए, अगली बार फिर 20 नए, 20, इस तरह से दैट वाज द रेट। अब इसको कर दो, स्क्रीन पे कर दो। ये देखिए, अगर आप दिख रहा है तो थोड़ा फोकस होगा।